हरीश जी, आज अचानक विधायकों की बैठक बाड़मेर के जिला प्रमुख कार्यालय पर, ऐसी हलचल क्या नहीं, राजनीतिक मायने इसके? ये हम लोगों की नॉर्मल आपस में मिलना रहता है। इसी कड़ी में आज हम लोग मिले और मिलने के पीछे कैसे बाड़मेर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाड़मेर के अंदर संगठित तौर के ऊपर बाड़मेर का विकास करें और भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले सप्ताह शुरू हुई है वो बाड़मेर जिले के अंदर हम आगे कैसे लेकर जाएं, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करिए और ये हर कुछ समय बाद हम आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। सर, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चर्चाओं में है, क्या उसके बाद? नाम चर्चा में कहाँ से? नाम मीडिया के माध्यम से चर्चा में है। मीडिया के अंदर हम लोग जो बात कहना चाहते हैं वो तो मीडिया हम लोगों की बात नहीं साझा करती। मीडिया खुद एजेंडा जो बनाकर लोगों के बीच में पहुंचाती है, उस क्रम के अंदर अपनी बात है। ये मीडिया की बात है। अशोक गहलोत जी के खुद के द्वारा कभी भी इस बात के लिए जो बात करी गई सार्वजनिक तौर पर वो सबको पता है। और चुनाव की तारीख है, हर व्यक्ति जो एलिजिबल है वो हक अधिकार रखता है चुनाव लड़ सकता है। क्या क्या सर, ऐसा कुछ भी नहीं है? ये किस प्रकार? अशोक जी गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं यानी ये तो मीडिया द्वारा है, मीडिया कुछ भी बना सकती है किसी को। अगर उन्हें बनाया आज मीडिया के अंदर वही बताया जा रहा है कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। आज मीडिया के अंदर इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से भारत अर्थव्यवस्था आगे बढ़ गई। और हकीकत क्या है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक तौर पर ब्रिटेन पीछे तय आया है। दो जने दौड़वे हैं और एक जना बैठ जाए या अपने कदम पीछे ले ले और फिर उसको दूसरे को कहे कि साहब ये रेस के अंदर आगे बढ़ गया। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो ये तो मीडिया द्वारा ही बताया जा रहा है। अगर पूरा विश्लेषण किया जाए तो पता चल जाए कि भारत की आर्थिक स्थितियाँ क्या है। तो क्या ये सिर्फ मीडिया द्वारा स्पेकुलेशन है। ऐसा हो जाता तो सीएम चेहरा कौन होगा नहीं, ऐसा हो जाता है उससे क्या है? लोकतंत्र के अंदर ऐसा या वैसा नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर जनता क्या तय करती है, बहुमत क्या तय करता है, वो होता है। आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के पीसीसी के सदस्य क्या तय करेंगे ये हर सदस्य का अधिकार है, वो होगा। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये आंतरिक चुनाव है जो हम लोगों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उन लोगों के पास अधिकार है, वो क्या तय करेंगे। हरीश जी, आप पंजाब प्रभारी भी हैं, केंद्र में कांग्रेस में दखलंदाजी भी रखते हैं। ऐसे में जो ये चर्चाएं चल रही है कि भी अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और राजस्थान में सीएम चेहरा बदलना, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये पार्टी में तो कहीं ऐसी चर्चा नहीं चल रही है। ये मीडिया के अंदर चर्चा जरूर मैं सुनता हूँ। पार्टी के अंदर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन चुके हैं। आने वाले समय के अंदर हम लोग राज्यवार आपस में बैठकर चर्चा करेंगे कि हम लोगों की क्या सोच है। और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो भी नॉमिनेशन भरेगा उसके बाद चुनाव होगा। अच्छा, सीएम खुद तो राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर रहे हैं। सिर्फ सीएम ही नहीं, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर देश जोड़ने वाली सोच रखने वाला नागरिक ये चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करें। आप क्या सोचते सर? मेरा भी यही कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। सर, जिस तरीके से आप लोग बजरी को लेकर मंत्री से मिले थे और उसके बाद बजरी का काम स्टार्ट हुआ है, और कल हेमाराम चौधरी ने और बाकी तमाम तरीके के लोग सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 15 गुना ज़्यादा दाम वसूला जा रहा है, सब सरकार देख रही है। और क्या कुछ कहेंगे सर? आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि जनता को खुले तौर पर लूटा जा रहा है? बजरी के दरें निर्धारित हुई है वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। बिल्कुल गलत दर अगर ये 550 रुपये प्रति टन बजरी आम उपभोक्ता से ले रहे हैं तो ये गलत है। हम लोग पूरे लगातार 2 दिन से हम लोग आंतरिक तौर के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं। जो भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने चर्चा करी है और ये व्यवहारिक तौर के ऊपर दरें निर्धारित हुई, इसलिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।
और बहानेबाजी हो रही एसेंशियल कमोडिटी में लेने का संदर्भ में पिछले 2015 के अंदर सरकार ने जो फैसला किया और उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर जो आदेश मिला है ठेकेदारों को, ये बहाना नहीं हो सकता कि हम लोग पूरे के पूरे बजरी के संदर्भ में कोर्ट के आदेश की आड़ के अंदर लोगों को लूटने का किसी को भी अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि ये आज बहाना है, आज कोर्ट के फैसले हैं, आज उनके अधिकार है। ये सब बहानेबाजी चल रही है। आज ये बहानेबाजी क्या चल रही है वो मैं कुछ 2-3 आधार में बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ बहाना। पहला आधार ये कि 2015 के अंदर एसेंशियल कमोडिटी के अंदर बजरी को लिया गया दरें निर्धारित करने के लिए। 4 वर्ष तक राजस्थान के अंदर लीज इन लोगों को दी गई ठेकेदार। वो ठेकेदार कोर्ट के अंदर गए। उस दरमियान छोटे ठेकेदारों को लीजें दी गई, तो छोटे ठेकेदारों के संदर्भ में भी कोर्ट से फैसले हुआ और जो बची हुई अवधि 13 महीने उसके लिए इन ठेकेदारों को अधिकृत किया गया माइनिंग के लिए। उसके समानांतर अवैध खनन नहीं हुई, उसके लिए भी कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ। अवैध खनन नहीं हुआ, उसके लिए संरक्षण के लिए भी कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ। तो कोर्ट के फैसले की आड़ में लोगों को लूटने नहीं देना चाहिए, ये बाड़मेर के हर जनप्रतिनिधि की भावना है और सार्वजनिक तौर के ऊपर हम सब लोगों का यही कहना है। सर क्या लगता है कहीं ना कहीं जो खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी साफ नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भूमिका को लेकर भी तमाम आरोप लगते आए हैं। आपको नहीं लगता कि इस मामले में कहीं ना कहीं अगर जो खनन मंत्री खुद यहाँ आते हैं और उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, अब अगर जो दूसरी तरफ एक तरफ तो जनता को लूटा जा रहा है, दूसरी तरफ एक बजरी का जो मापदंड होता है उससे दुगना बढ़ाकर उस तरीके से सरकार को भी लूटा जा रहा है? पत्रकार महोदय, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप इस पूरी चीज़ को 360 डिग्री के अंदर देखिए। पूरा क्रम को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही अलग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगे, ये तर्क दिया जा रहा है और ये बहाना बनाया जा रहा है। बजरी ज़्यादा लेकर आना किसी भी वाहन के माध्यम से, ये जिम्मेवारी किसकी है? ये तो आपकी पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये हमारी पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है। ये आप तर्क वितर्क करोगे तो आप ये जिम्मेवारी रहती है जो वाहन का मालिक है उसके ऊपर। जो निर्धारित वजन है, निर्धारित वजन से ज़्यादा अगर कोई भी बजरी का परिवहन करता है तो उसके अंदर विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, उसके अंदर बजरी के लीज धारक की जिम्मेवारी नहीं है। जो नियम बने हुए हैं, नियम इस प्रकार से बने हुए हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी, उस परिवहन करने वाले वाहन के मालिक के खिलाफ चालान होता है। अगर उसका 18 टन का परिवहन करने का उसके पास परमिट है, अगर वो 19 टन कर लेगा, 18 टन से कुछ ज़्यादा वजन का कर लेगा, तो पूरी की पूरी जो अतिरिक्त वजन नहीं है, 19 टन करेगा तो 1 टन का नहीं, पूरी की पूरी बजरी उसको अवैध मानी जाती है और उसके ऊपर हैवी पेनल्टी की क्लॉजेस। कौन लगाता है? खनन ये नियम है। मेरे से ज्यादा आपको पता नहीं, खनन विभाग ही तो लगाता है वो। इसमें सिर्फ खनन विभाग नहीं करता है, इसको कंपाउंड करने का नियम बना हुआ है। हरी जी, सिर्फ खनन विभाग ही इसको नहीं पकड़ सकता। प्रशासनिक तौर पर राजस्व विभाग इसको पकड़ सकता है, ट्रांसपोर्ट विभाग इसको पकड़ सकता है, पुलिस पकड़ सकता है। पकड़ने के बाद में कार्रवाई करने, आकलन करने का अधिकार खनन विभाग को है। रॉयल्टी के संदर्भ के अंदर पकड़ कोई भी विभाग, तीनों विभाग में से कोई भी विभाग पकड़ सकता है। बिना सरकार की शेयर से सर ये सब पॉसिबल नहीं। आप देखिए ना सर, जालोर से बजरी आती थी, उसके कई गुना ज्यादा। 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी बजरी खनन की, और नियमों के नाम पर इतने टाइम तक यहाँ बजरी का खनन नहीं होता है। अब होता है तो इस तरीके से बिना सरकार के शेयर के। आपको लगता है ये सब कुछ होगा? ये नियमों के आड़ में नहीं हो रहा है, ये आप चीज़ को गहराई से समझो। ये न्यायपालिका के फैसलों के पीछे आड़ के अंदर ये सब खेल हो रहा है। हम सरकार के सामने भी ये बात रखेंगे, जो भी जरूरी संशोधन नियमों में करना पड़े वो सरकार से हम लोग पूरी मांग करेंगे। कंटेम्प्ट नहीं लगे, न्यायपालिका के तरफ से जो भी फैसले हुए हैं उन फैसलों के अंदर भी आम उपभोक्ता को राहत कैसे मिले। आज
कोर्ट की तरफ से ये फैसला हुआ है कि ट्रैक्टर का परिवहन नहीं होना चाहिए। इसके लिए किसकी जिम्मेवारी बनती है? इसके लिए केंद्र सरकार की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी बनती है कि आज जब हम लोग स्थानीय तौर के ऊपर ट्रैक्टर के ट्रॉली के माध्यम से ही परिवहन का हम लोग उपयोग में लेते हैं, उसके लिए कोई भी, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला हुआ तो वो सरकारें नहीं गई। सरकारें क्यों नहीं गई? उनके पीछे क्या मंशा थी? उनके पीछे यही मंशा थी कि यह बड़े परिवहन करने का जो माध्यम नेटवर्क है उस मार्केट की मदद करने की थी। और जो उसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसके बजरी खनन के जोड़कर भी हम दूसरा पहलू देख सकते हैं। अच्छा, आए दिन यहाँ पे पचपदरा होता है, बाड़मेर जिले में आए दिन जो बजरी माफिया है वो हमला कर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, मतलब लोग परेशान और भी हैं। लोग, ये एक बिल्कुल दहशत का माहौल है। बजरी माफिया जो कोई भी कर रहे हैं, इसके से संरक्षण देने वाला जो भी सरकारी कर्मचारी है, उसको बिल्कुल हक और अधिकार नहीं है कि वो बाड़मेर के अंदर नौकरी करे। ये हम जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है ऐसे ही सरकारी कर्मचारी जो मजरी माफिया को संरक्षण देते हैं वो बाड़मेर के अंदर प्रशासनिक तौर के ऊपर अपनी सेवाएं नहीं दें। कौन दे रहा है ये सबको पता है। तो आपने सर इन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ये या फिर मंत्री से या डिस्कशन किया है? अभी मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते जो भी उचित फॉर्म है, उचित व्यक्ति है, उस तक ये बात पहुंचाता हूँ। ये बात नहीं, तमाम बातें मैं पहुंचाता हूँ। सर, हिमाराम जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं जनता के साथ हूँ, आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, मेरा स्टैंड क्या है वो आपको नहीं पता जी। मैं हर पहलू के अंदर जहाँ जनहित रहता है मैं जनता के साथ में रहता हूँ। राजस्थान सरकार के सामने हो, चाहे प्रशासन के सामने हो, या कोई किसी से बड़े से बड़ा पूंजीपति क्यों। हरी जी, एक सबसे बड़ी बात, जालोर का जो मुद्दा था जिसमें एक बहुत बड़ा बवाल भी हुआ, और आज की स्थिति वहाँ बहुत विकट हो चुकी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि कई कौम एक साथ होके अपने आप में बहुत स्थितियाँ विकट हो रही। ये देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चल, ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक पद यात्रा नहीं, आज हमारे वर्गों के बीच में खाया पटकी जा चुकी। वो 3 दिशा के अंदर आज जाति और धर्म के बीच के अंदर भी दूरियां हो चुकी है, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। जालोर का जो प्रकरण था, उस जालोर के प्रकरण के अंदर ये बात, ये विवाद, ये सवाल मटकी थी या नहीं थी, बिना अनुसंधान के ये जिस किसी ने भी इस संदर्भ में बात करी है उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ वर्गों के बीच में दूरियां करनी थी। पहले दिन जिस दिन मैं वहाँ गया था उस दिन मैंने ये बात करी, चाहे किसी पुलिस अधिकारी, प्रशासन, किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या कोई भी दूसरा कार्यकर्ता ये अगर सवाल करता है बिना अनुसंधान है या नहीं, अनुसंधान की ऊपर निष्पक्ष अनुसंधान हुई कि किस ये थप्पड़ मारने के कारण बालक की मृत्यु हुई, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया। थप्पड़ किस लिए मारी गई ये अनुसंधान चल रहा है। उसके बीच में ये कोई मुद्दे के ऊपर हम लोग दूरियां करें या उस दूरियों को हम लोग खत्म करें और मूल जो कारण है, वजह है, उसको अनुसंधान के अंदर हम लोग उजागर करें। हमारी जिम्मेवारी क्या है? सिर्फ वोट की राजनीति? कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन हरिजन मंदिर प्रवेश का फैसला, जहाँ मैं बैठा हूँ बाड़मेर के अंदर, वह कार्यक्रम, वह आंदोलन किया था, उसके अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, पूरी तरह से हारी। शहर के अंदर वृद्धि चंद जी जैन साहब उस वक्त एमएलए के इलेक्शन लड़े, और उसके अगले चुनाव के अंदर जब लोगों को समझ में आया कि ये खाए दूर करने वाले सोच है, विचारधारा है, नेतृत्व है, तो हर वर्ग ने वृद्धि चंद जी जैन को और कांग्रेस को मदद करी, समर्थन किया। तो जालोर की पृष्ठभूमि ये है। आज जालोर के अंदर जो समाज के बीच में दूरियां पैदा हो चुकी है, ये सच्चाई हमको स्वीकार करनी चाहिए। हमको आंख नहीं मीचनी चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और जिस किसी ने करने में सफलता प्राप्त की है वो हमारे समाज हित और देश हित के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं। सर ओबीसी मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है सर? नहीं, ओबीसी के संदर्भ में यही 21% रिजर्वेशन संविधान के अंतर्गत ओबीसी वर्ग को मिला।
21% ईमानदारी से हम लोग वो 21% आरक्षण उन लोगों को दें, लेटर और स्पीड के अंदर जो नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत। पर हो क्या रहा, व्यवहारिक तौर के ऊपर 21% उनको सीटें के ऊपर नौकरी नहीं मिल रही है जब रिजल्ट आता है। नंबर 2, मेरिट के अंदर नौजवान लेकर आता है और उसको 5000 की भर्ती के अंदर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको रोका जाए और बिल्कुल पारदर्शी मेरिट के आधार के ऊपर ये होनी चाहिए। मैं लगातार संवाद कर रहा हूँ, सामूहिक तौर के ऊपर भी आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण समिति के और हम लोगों की बैठक हुई है। डीओपी विभाग ने आर्थिक तौर के ऊपर सभी पहलू के जांच, निष्पक्ष जांच करने का हमें आश्वासन दिया है और आने वाले समय के अंदर मुझे आशा है कि सरकार के अंदर अनुरूप, हम लोगों की मांग के अनुरूप, जो हमारी जायज़ मांग है, ये फैसला होगा। और जब तक ये फैसला नहीं होगा, जो इस वर्ग से जुड़े हुए आरक्षण समिति संघर्ष कर रही है, उनकी एक एक कदम के साथ मैं कदम ताल मिलाकर उनके संघर्ष में साथ दूंगा। नहीं, प्रत्येक जो संविधान को मानने वाला व्यक्ति है, वो प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ राज करे। थैंक यू। हरी जी, एक सबसे अहम अभी जो राजस्थान के अंदर चल रहा है लंपी स्कीम, और उसको महामारी घोषित करवाने को लेकर भी पूरे प्रदेश में संघर्ष चल रहा है, लोगों की मांग चल रही है, और आप खुद इस लंपी डिजीज के लिए गायों के बीच में भी गए, टीकाकरण भी करवाया, इलाज भी करवाया। तो लगता नहीं कि सरकार तक बात पहुंचाई जाए और उसको महामारी घोषित करवा के इसका बेहतर इलाज करवाया जाए? ये लंपी बीमारी हमारे को आईना दिखा, आईना के संदर्भ में दिखाया कि हम लोग हमारी भाषाओं में और शब्दों के अंदर हमारी माँ का दर्जा हमने किसी को दिया है, तो गौ माता को। कोरोना के वक्त में जब हमारी माँओं को ज़रूरत पड़ी, हमारे परिवार को ज़रूरत पड़ी, पड़ोसी को ज़रूरत पड़ी, तो जिस प्राथमिकता से हम लोगों ने एक दूसरे मनुष्यों को बचाने के लिए प्रयास किए, राष्ट्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित की, राज्य सरकारों ने भी प्राथमिकता से काम करा। हर व्यक्ति ने उस संदर्भ में जो कोरोना के अंदर काम किया, और ईमानदारी से आज मैं विश्लेषण करूं तो लंपी की बीमारी में हम लोगों को यह अधिकार छीन लिया है कि हम गौ माता, गाय को माँ की श्रेणी के अंदर रखें। आज हमें सार्वजनिक तौर के ऊपर हमको आपस के अंदर माफ़ी मांगनी चाहिए, समाज को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी सरकारों की बात नहीं करता कि जिस भावना से, जिस मेहनत से हम लोग ने कोरोना के अंदर काम किया है, लंपी बीमारी में हम लोगों ने नहीं किया, ये स्वीकार करना चाहिए। लंपी के माध्यम से जो गायों के अंदर मौतें हुई है, वो बहुत दुखदायी है।